सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। मेक ISPCS में आपका स्वागत है। चैनल का मेरा नाम है मेक ISPCS। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिएगा मेक ISPCS, ऊपर ही हो सकता है खुल जाए, मेरा फोटो भी दिख जाएगा, और उसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक भी जो है वो वीडियो को कीजिएगा। ये जो डिस्कशन है ये BPSC प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं 10 साल के, उसका डिस्कशन है। और इसमें जो प्रश्न है ये बिहार टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार टीचर का जो परीक्षा है ये BPSC आयोग ही ले रहा है। डिस्कशन करने का जो मुख्य कारण था इस समय वो है BPSC का परीक्षा महज जो है वो 45 दिन है, और इस समय BPSC के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वही बता सकता है कि प्रश्न का दायरा कहाँ तक जो है वो बिहार PCS में सीमित रहता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो बिहार PCS का डिस्कशन जो है इस समय हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम जो है वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये भी आपको बता दें कि वीडियो के अंत में हम ये बताएंगे आपको कि इतिहास को कैसे याद रखा जाए, क्या तरीका है जिससे इतिहास आप नहीं भूलेंगे, इतिहास को आप याद रख सकेंगे। तो ये हम वीडियो के बाद में देखेंगे, अंतिम में देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। कह रहा है कि निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी, खारवेल। क्या हो जाएगा? खारवेल। खारवेल जो राजा है वो चेदी वंश का एक जो है वो राजा होता है, और चेदी वंश का ये महान जो है वो क्या होता है? शासक होता है। चेदी वंश जो है इसके संस्थापक जो होते हैं उनका नाम होता है महामेघवाहन। क्या होता है? महामेघवाहन चेदी वंश के संस्थापक होते हैं, और उसी का जो है खारवेल जो है वो एक महान शासक होता है। खारवेल के बारे में जानने का एकमात्र जो स्रोत है वो क्या है? हाथी गुफा अभिलेख है। यह हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिला हुआ है? तो उड़ीसा में के नज़दीकी एक जगह है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी है, वहीं पर जो है वो क्या मिला हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख मिला हुआ है। और ये खारवेल राजा के बारे में जानने का एकमात्र जो है वो अभिलेख है, एकमात्र स्रोत भी है। तो हम लोग को इसमें मात्र 4 चीज याद रखना है। पहला कि खारवेल जो राजा था वो किस वंश का शासक था, ये याद रखना है। चेदी वंश का शासक था, तो चेदी वंश का जो है संस्थापक कौन था, ये याद रखना है। ये भी याद रखना है कि खारवेल को जानने का कौन से जो है वो शिलालेख है जो है वो, तो क्या है? जो है वो हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, खारवेल को जानने का कौन सा अभिलेख है? तो हाथी गुफा अभिलेख है, ये भी याद रखना है। और ये भी जानना है कि जो जैन धर्म का जो झुकाव था, जो खारवेल का जो झुकाव था वो जैन धर्म के प्रति जो है वो इसका काफी झुकाव था। यही चारों प्रश्न है, इसी में से जो है प्रश्न आते हैं और इसी में से आएंगे भी। खारवेल से आएगा तो यही आएगा, या तो हाथी गुफा अभिलेख आ जाएगा, या तो जैन धर्म का झुकाव अधिकतर पूछते हैं। तो हम अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो याद रखिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं हम लोग? समुद्रगुप्त को हम लोग प्राचीन भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है ये गुप्त से ही संबंधित है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर हम गुप्त के बारे में ध्यान से देखेंगे, ठीक से देखेंगे। देखिए हम क्या है इसमें कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया। कह रहा है कि कौन सा गुप्त सम्राट है जिसने हूणों को पराजित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के ही समय में हूणों का आक्रमण होता है, और स्कंदगुप्त जो है वो हूणों को पराजित कर देता है। ये तो हो गया, हमारा आंसर जान लिए। अब हम देखते हैं कि थोड़ा गुप्त शासक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको एक बेसिक जानकारी जो है वो मिल जाए। देखिए जो गुप्त शासक हैं, मौर्य के बाद जो है वो गुप्त आते हैं, और मौर्य शासक जो थे उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। और मौर्य के बाद जो है वो बहुत दीर्घकालिक समय तक जो है वो उत्तर भारत में ऐसा कोई शासक नहीं आए जो पूरे भारत को, उत्तर भारत को और दक्षिण के कुछ जो, जैसे अशोक के समय में कैसा था, पूरे भारत पर शासन था, गोदावरी के तट तक शासन था, मैसूर के जो है वो तक शासन था, वहाँ हिंदू कुश से लेकर मैसूर तक था, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश तक जो है वो अशोक का शासन था, मौर्य काल था। तो उसके बाद जब गुप्त आने से पहले कोई ऐसा शासक नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। कुषाण और सातवाहन थोड़े से प्रगति किए थे, लेकिन दक्षिण भारत तक ही वो सीमित रह गए थे। लेकिन तभी गुप्त आते हैं। माना जाता है कि जो गुप्त हैं वो संभवतः जो कुषाण के ही सामंत होते थे पहले। तो गुप्त आते हैं, और गुप्त के जो संस्थापक होते हैं उनका नाम होता है श्रीगुप्त। और गुप्तों की जो राजधानी जो होती है वो पाटलिपुत्र में राजधानी होती है। लेकिन गुप्तों का जो है वो शासन का जो जगह होता है अधिकतर वो यूपी और बिहार ही होता है। श्रीगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी होता है वो घटोत्कच होता है, और घटोत्कच के बाद जो उत्तराधिकारी होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है।
हम लोग पढ़ते हैं कि जो है वो गुप्त संवत के बारे में पढ़ते हैं, मिलान करने के लिए आता है विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत। तो जो गुप्त संवत होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत लाया जाता है। इसका जो समय काल होता है 319 से 320 जो है वो इसका समय काल होता है। तो याद रखिएगा गुप्त संवत कब है, 319 से 320। तो कौन लाया था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो हमने कहा कि श्रीगुप्त हो गए, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था, इसीलिए इसको जो है वो क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको। और किसने कहा था, एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ जो है उनका एक बुक है, उसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसी किताब में इन्होंने समुद्रगुप्त के जो विजयों से प्रभावित होकर इसको जो है वो भारत का नेपोलियन उन्होंने कहा है। तो आपको याद रखना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त शासक था और किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। और किस बुक में लिखा है, तो उसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो है वो क्या है, जो है वो शकों पर विजय प्राप्त करते हैं। और ये इनका एक और नाम है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आए चाहे विक्रमादित्य आए, याद रखिएगा दोनों जो है वो एक ही हैं। शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है वो कुमारगुप्त ही करता है। और कुमारगुप्त के बाद आता है कौन, स्कंदगुप्त, यही स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय में जो है वो हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। कारण क्या है, क्योंकि ये अंतिम चल रहा था गुप्त वंश का। तो हुणों ने सोचा कि भाई अंतिम चल रहा है, कमजोर शासक है, उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि हुण कौन थे। भाई हिस्ट्री तो लोग पढ़ते हैं, रट लेते हैं कि हुणों का आक्रमण हुआ, तो यही जानना जरूरी है कि हुण कौन थे। तो याद रखिएगा जो हुण थे ये चीन के साइड के थे, चीन के ही पड़ोसी थे। बर्बर जाति के लोग थे, खानाबदोश जाति के लोग थे, जंगली थे। और जो हुणों का जो संस्थापक था उसका नाम था तोरमाड़। और उसी का लड़का था मिहिरकुल। और मिहिरकुल ने ही जो है वो भारत पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में किया, इसी स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। और स्कंदगुप्त ने उसका जो है वो सामना किया। और जो है वो हुणों का जो शासक जो है वो नाम था उसका मिहिरकुल, और मिहिरकुल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो हम लोगों ने क्या कहा, 2 प्रश्न जान लिए। भाई तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हमने समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमने ये भी देखा क्यों कहा जाता है। और दूसरा है कि जो है वो हुणों का आक्रमण जो ये देखे कि जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था और किसने पराजित किया, ये भी हम लोग देख लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न में है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि बिना जोती हुई जंगली जो भूमि होती है उसको हम लोग अपरहत भूमि जो है वो कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि चीनी यात्री संगयून जो है वो भारत कब आया था, भारत की यात्रा कब उसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 518 ईस्वी में जो संगयून है चीनी यात्री, उसने भारत का यात्रा किया था। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, 515 से 520, 525 से 529, 545 से 52 और 592 से 597। तो हमने क्या कहा, ये 518 में आया था। तो ये किसके बीच में आएगा, 515 से 520 के बीच में आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 515 से 520। अब बात चीनी यात्री की हो रही है तो थोड़ा हम लोग चीनी यात्री के बारे में भी देख लेते हैं। पहला जो चीनी यात्री आता है वो फाहियान आता है। फाहियान किसके शासनकाल में आता है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, यानी गुप्त शासक के समय काल में आता है। और उसका समय काल क्या होता है आने का, 399 जो है वो ईस्वी जो है वो समय होता है आने का। किसका, फाहियान का। किसके शासनकाल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो चीनी यात्री आता है यही आता है, इसका नाम होता है संगयून। 518 जो है वो ईस्वी में आता है, 518 ईस्वी में आता है। एक क्रम भी हो जाएगा जानने का। और तीसरा जो आता है उसका नाम होता है हुएन सांग।
ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। उसका जो आने का समय होता है वो 629 ईस्वी जो है वो आने का समय होता है। और चौथा जो है हमारे उनका नाम होता है इतसिंह। इतसिंह जो है वो कब आता है? ये 671 और 672 के शासनकाल में आता है, हर्षवर्धन के बाद आता है। हर्षवर्धन का जो शासनकाल होता है वो 606 से 647 तक का समय होता है। तो आपको यही जानना है कि कब आए थे और किसके शासनकाल में आए थे। ठीक है, हम लोग जान लिए। अगला हम देखते हैं, प्रश्न में कह रहा है कि कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, जो कलहड़ जो है उसके पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये जो पुस्तक है ये एक राजा था जय सिंह, उसी के जो है वो शासनकाल में जो है वो किताब जो है वो लिखा गया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है। कह रहा है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। अब शिक्षा केंद्र को देख लेते हैं, बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है और बहुत अधिक सवाल इससे बनते हैं। 4 शिक्षा केंद्र थे प्राचीन काल में, 3 बिहार में थे, 3 भारत में। अब भारत में कहाँ? तो बिहार में। और एक था पाकिस्तान में रावलपिंडी में। तो जो 3 बिहार में है हम उसको देख लेते हैं। पहले नालंदा देख लेते हैं। नालंदा जो है वो कहाँ है? तो बिहार में। स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। और 2 और है, विक्रमशिला और उदंतपुरी। और ये दोनों के जो संस्थापक होते हैं वो पाल वंश के जो शासक होते हैं। दोनों का जो संस्थापक पाल वंश के शासक ही करते हैं। तो कौन करता है ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो पाल वंश के शासक हैं उनका नाम है धर्मपाल। वहीं जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और देखिए, बहुत जो लड़के हैं उनमें जो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि विक्रमशिला जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है। और दोनों का जो है वो नाम में कंफ्यूजन है। कौन है? धर्मपाल और तक्षशिला का नहीं, सॉरी, उदंतपुरी का। हमने कहा कि एक विक्रमशिला है, एक उदंतपुरी है। तो विक्रमशिला की जो स्थापना करते हैं वो धर्मपाल करता है, और जो उदंतपुरी की स्थापना करता है विश्वविद्यालय का वो गोपाल करता है। तो याद कैसे होगा? कैसे याद होगा? तो याद रखिएगा, हमको ये याद रखना है पहले कि पहले विक्रमशिला याद रखना है, फिर उदंतपुरी याद रखना है। और धर्मपाल, पहले ध आ रहा है मतलब धरती गोल है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है? गोपाल। ध से धरती है, ग से गोपाल। पहले धर्मपाल फिर गोपाल, धरती गोल है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि पहले विक्रमशिला बोलेंगे फिर उदंतपुरी बोलेंगे। तो याद रखिए, जो विक्रमशिला के संस्थापक हैं कौन है? धर्मपाल हैं। जो उदंतपुरी के संस्थापक हैं वो कौन है? वो गोपाल हैं। दोनों ही पाल वंश के जो है वो शासक हैं। और तीसरा है हमारा तक्षशिला, शिला की जवानी। ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में रावलपिंडी में है। इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना श्री राम के भाई भरत ने किया था। और इसका नाम जो है अपने पुत्र के नाम पे रखा था, तक्ष। उनके पुत्र का नाम रखता है तक्ष, और तक्ष के ही नाम पर तक्षशिला उन्होंने नाम रखा था। तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। अब हम बोला था मैंने कि मैं ये बताऊंगा वीडियो के अंतिम में कि कैसे इतिहास को याद रखा जाए। तो इतिहास को याद रखने का सबसे आसान तरीका है डिस्कशन। जितना आप डिस्कशन कीजिएगा किसी के साथ, उतना ही इतिहास आपको याद रहेगा। इसीलिए मैं प्रश्न का डिस्कशन करता हूं, प्रश्न के माध्यम से डिस्कशन करता हूं कि इतिहास जल्दी से आपको याद हो जाए। और एक एक क्वेश्चन के बारे में आप देख भी रहे होंगे कि मैं एक डिटेल से उसका जो एक सामान्य जानकारी है मैं आप तक उसको दे ही देता हूं। या तो आप खुद से डिस्कशन कर लीजिए कहीं बैठ के, या तो मेरे से डिस्कशन कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। हो सकता है कि उनको ये सब बातें थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बहुत जल्दी ही मैं अपना इतिहास का क्लास लेकर आऊँगा। हो सकता है कि कल परसों से ही जो इतिहास का क्लास आना शुरू हो जाए, और हर 1-2 दिन पे एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। और उसमें जितनी भी बेसिक जानकारी है इतिहास की मैं वो दूंगा, और मैप बना कर दूंगा। बहुत सारे लड़के हैं जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि जो है मौर्योत्तर काल में जो है वो कौन कौन शासक थे, मौर्य काल में कौन कौन थे, गुप्त में गुप्तोत्तर में कौन कौन थे। तो मैं बेकायदे एक भारत का मैप बना के आपको बताऊंगा भी कि जो है वो कौन कहाँ कहाँ जो है वो शासक थे, चेर कहाँ थे, पांडे कहाँ थे, चोल कहाँ थे, कुषाण कहाँ थे।
ये सब जो है वो मैप के थ्रू मैं आपको बताता भी रहूँगा, एक बेसिक जानकारी भी दूंगा। और कोशिश कर रहेगा मेरा यही कि जो बीपीएससी का परीक्षा है, ठीक है, उसको साथ में लेके चले। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीपीएससी प्रश्न पूछता है उसको हम ध्यान में रखें और उन प्रश्नों को ज़्यादा हम जो है वो आपके साथ डिस्कस करें जब इतिहास पढ़ाएं। तो ये हमारा कोशिश रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, चूँकि जो है वो चैनल आगे जाए। चैनल का नाम है, यूट्यूब पे जाइएगा, मेक IAS PCS नाम है, सर्च कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।